हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। 28 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है बताना है। तो सिमी है और सीमा है। ठीक है, मान लेते हैं सिमी की आयु, सिमी मान लेते हैं सिमी है, सिमी की आयु 5x और सीमा की आयु 4x। बहुत ही हल्का अप्रोच बताएंगे, बहुत ही हल्का, कुछ नहीं करना होगा। मान लीजिए इनका आयु था 5x और 4x, 9 वर्षों बाद का है। कितना का है? 9 वर्षों बाद। तो 9 वर्षों बाद इनका आयु का अनुपात फिर से का, तो यानी 5x में 9 जोड़ देंगे, अनुपात मतलब बटा, बटा सीमा की आयु 4x बाई 9 कर देंगे, 4x प्लस 9 कर देंगे, बराबर 8/7 कर देंगे। अब यहाँ से गुना कर लेंगे हम लोग, यहाँ से गुना कर लेंगे और सिंपली यहाँ से x का मान निकालेंगे। इसको हम दूसरा मेथड से भी बता सकते थे, लेकिन यह मेथड भी हम आपको सिखा दिए। देखिए, इधर हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे क्या? अच्छा छोड़िए, डायरेक्ट नहीं करते हैं। 5 7 35x और 9 7 63 63, 8 चौके 32x और 9 8 72। इधर से घटेगा 2 बचेगा, इधर से घटेगा 35 में 32 गया 3, कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर कितना हो गया? 63 में 72 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, कह रहा है सिमी की वर्तमान आयु, यही तो वर्तमान आयु था ऊपर में कि सिमी है 5, सिमी 5x है ना। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? सिमी 5 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। आ गया समझ में? एक ऐसा और क्वेश्चन लिए हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसे 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। ठीक है, तो 6 और 5 से भाग देना है। तो 6 और 5 से भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, तो इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे? 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आता है? 30। लेकिन 30 है ऑप्शन में नहीं है, 30 ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं लेंगे, इसको काट देंगे। 60 का तो ऑप्शन है, लेकिन एक बात हमको ध्यान से देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या। 30 का मल्टीपल 60 भी होता है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मल्टीपल ऑलरेडी बैठा हुआ है 90। आप 61 में 6 से भागा कीजिएगा तो भी एक बचेगा, और 5 से भागा कीजिएगा तो भी एक बचेगा, सही है। लेकिन कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो लेकिन ऑप्शन में अपना देखिए तो सही, 91 भी तो दिया हुआ है 90 का मल्टीपल। तो 60 और 5 का लसा हमको 90 लेना पड़ेगा। तो अगर वह संख्या ले लेंगे 91, तो इसमें 6 से अगर हम भागा करते हैं तो भी कितना बचता है? 1 बचता है। और 91 में अगर हम 5 से भी भागा करते तो भी कितना बचता है? 1 बचता है। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन हो जाएगा? 91। इससे वाला जो भी बड़ा है वो एक रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक है, अगला कह रहा है भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पूरी तरह से 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, बनाते हैं इसको। मान लेते हैं एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, एक ए है और एक पाइप है बी। ए कितना घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है, प्लस काम कर रहा है। और बी क्या कर रहा है? माइनस। ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 20। तो 10 और 20 का लसा कितना हो जाएगा?
तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1। इतना दूर का बात समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा है दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे खोला गया, तब टैंक कब भर जाएगा। एक बात बताइए, दोनों टैंक मिलके कितना देर में पहले भरेंगे ये क्लियर कर लेते हैं कि A+B तो 20 काम है, और दोनों मिल के भरेंगे तो 2 घटाओ कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जो टंकी है बी माइनस कर रहा, खाली कर रहा है, इसलिए माइनस कर दी, तो 20 यहाँ से लगेंगे। कितना घंटा, 20 घंटा। अब हमारा कह रहा है क्वेश्चन, टैंक कब तक भर जाएगा, टैंक कब तक भर जाएगा, टैंक कब भरेगा। तो बस सिंपली हो गया, ख़त्म सवाल। आज सुबह में दोनों सुबह 6:30 बजे खोला गया था, 6:30 बजे। इसमें कितना घंटा जोड़ देंगे, 20 घंटा जोड़ देंगे, क्योंकि 20 घंटा में भर रहा है। तो कब भरेगा, 20 से 26:30 हो जाएगा। 26:30 कहने का मतलब कितना हो जाता है, 24 इसमें से हटा देंगे ना, तो कितना बच जाएगा, 2:30 पर। आ रहा है समझ में। अगला दिन सुबह, आ रहा है समझ में। आज सुबह 6 बजा है, तो 6 में 20 जब जोड़ दीजिएगा तो 26 नहीं हो जाएगा, और 26 हो जाएगा, इसका मतलब 24 तक ही होता है एक दिन में 24 घंटा। तो उसके बाद कितना बच जा रहा है, 2:30, यानी अगला दिन सुबह भरेगा टंकी। टंकी जो है हमारा अगला दिन सुबह कितना बजे भरेगा, 2:30 बजे। ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में। अगला, इसका मौसल लेना बहुत ही ईजी है, हम बताए थे आपको तरीका क्या करना है। 2 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1, इन दोनों का मौसा बताना। मौसा क्या होता है, HCF यानी कि मौसा छोटा वाला होता है। मौसा क्या होता है, छोटा वाला। जो दोनों में कॉमन मिलता है वही होता है मौसा, और लौसा जो नहीं मिलता है वो भी, ठीक है। तो यहाँ से मौसा कितना, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो कॉमन कितना जाएगा, तो कॉमन चला जाएगा 2 का पावर 3। और देखते हैं कुछ है इसमें, 7 का स्क्वायर मतलब 7 है, इसमें ग्रुप में 7 नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। तो एक ही चीज़ मौसा मिला, मौसा वही होता है जो दोनों ग्रुप में मिलता है, तो यही एक चीज़ था जो दोनों ग्रुप में मिल सकता था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। 15 से विभाज्य नहीं है, हर दिन विभाज्यता का क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं। 15 से कटने का मतलब क्या है भैया, 15 से कटने का मतलब है 3 गुना 5। वह संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। इतना दूर का कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अपना ऑप्शन का तरफ हम लोग देखते हैं ध्यान से। कह रहा है 2 5 9 5, 2 5 9 5। क्या आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, हाँ पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। कितना बार करा चुके हैं, 5 9 14, 5 5 10, 2 12 9 21, 21 हो जा रहा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 से भी और 5 से भी कटेगा। 5 से क्यों कटेगा, क्योंकि सबके पीछे 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो हल्का है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लिख देता हूँ कि पीछे 0 या 5 होना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबका योग 3 से कटे, 3 से कटे, यही तो है, ठीक है। 2595 हो गया, यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जा रहा है 3 और 1, तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों बोला, विभाज्य नहीं है। 3 और 1 4 9 13 5 18, ये हो जा रहा है। 3 4 7 6 13 5 18, ये भी हो जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि वह जोड़िए इसको, 9 9 18, 18 5 23 2 25। 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा 25। समझ में आ गया। अगला कह रहा है एक किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। देखिए एक किसी काम का 1/6 भाग, 1/6 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल उसको लग जाएगा 30 दिन। क्योंकि 1 भाग भरने में 5, तो 6 भाग भरने में कितना, 30, ठीक है। बी का 2/5 8 दिन में, 2/5 8 दिन में, तो 1 भाग भरने में कितना लगा रहा होगा, 4, क्योंकि 2 का वैल्यू 8 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 2 भाग भरने में 8 लगा रहा है, तो 1 भाग भरने में 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। टोटल कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इतना दूर क्या समझ में आया आपको। आगे चले, देखिए अब यहाँ पे निकालते ए, यहाँ पे निकालते बी।
ए कितना दिन में भर रहा है 30, बी कितना दिन में भर रहा है 20, 30 20 का लसा 60, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3। कह रहा है ए बी दोनों मिलकर, तो ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में हो जाएगा, इसीलिए ए प्लस बी 60 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कितना दिन में 12 दिन में। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको इसमें यही कंसेप्ट सिखाना था कि 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखा था वो बराबर था 5 के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। सिंपल सा टेक्निक बताए थे इसका, अगर आपको याद होगा तो, कि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है 2 गुना, यानी 2 का पावर 1। कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कहने का मतलब 2 का पावर कितना 3, तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे 3 से, यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे 3 से, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 वर्षों में वह राशि क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। सवाल ख़त्म। सिंपल सा अप्रोच था, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। अगला कह रहा है 6 लड़कों की औसत आयु 14, आज थोड़ा सा हल्का हल्का ही क्वेश्चन है ये सब। 6 लड़कों की औसत आयु 14 है, तो 6 लड़कों की औसत आयु 14 है, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा 14 छक्के 84। 11 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा 12, 132। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सबका जोड़, 4 2 6, 13 8 21, 216। कह रहा है लड़कों तथा लड़कों की औसत आयु क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है, 216 टोटल मान कितना है 216, और कितने हैं 11 लड़के और 6 लड़के और 11 लड़के, तो 11 6 कितना हो जाएगा 17, तो 17 से भागा कर देना है। तो 216 को 17 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 12.7। कैसे आएगा, 17 कम 17, 4 बचा 4 और 6 46, तो 17 दूना 34 और 17 7 119 करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से समझिए थोड़ा सा। 2 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष 6 माह, एक काम करते थोड़ा सा इजी बना लेते अपने लिए। 4 वर्ष 6 माह कहने का अर्थार्थ है 4.5 वर्ष में, 4.5 वर्ष में कितना हो जाता है 5500, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 4000। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 0 0 15, तो सॉरी 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5, 2.5। दो वर्ष का ये था, ठीक है, 2 वर्ष का कितना था 4000, तो यहाँ से अंतर दोनों का, यहाँ से दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 600। आ रहा समझ में, 1500 से एक वर्ष का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपये। सिंपल सा हम आपको समझाते हैं, अब समझिए ध्यान से। एक बात बताइए आप, 4500 में कोई राशि 5500 हो गया और 2 वर्ष में 4000 था, तो डिफरेंस कितना का है साल में, 2.5 साल का डिफरेंस है, और पैसा में डिफरेंस कितना है 1500 का, यानी 2.5 साल का ब्याज कितना है 1500, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 600, तभी ना 600 600 1200, और आधा साल का कितना 300, तो 12 3 15। ठीक है, कह रहा है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करना है, कर लेते हैं। देखिए, तो दर का फार्मूला तो आप जानते ही, आर बराबर 100 गुना ब्याज, 100 गुना क्या कर देंगे ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना था 600 रुपया, तो हम 2 साल का ब्याज निकाल लेते, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाता 1200। ठीक है, 1200 कहाँ से समझ में आया ना,
मूलधन कितना हो जाता, 2 साल का ब्याज 1200 हो जाता, ठीक है। तो 2 वर्ष में 4000 रुपया हो गया, यानी कितना था वो मूलधन, कितना रहा होगा 2800, क्योंकि ब्याज उस पर कितना है, अरे समझा देते हैं नेक्स्ट पेज में। 1 साल का कितना हो गया था 600। तो किसी का भी निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 2 साल वाला, 2 साल या 4 वर्ष 6 माह दोनों में से किसी का भी कर सकते हो। 2 साल का ब्याज कितना होता है 1200 रुपया। अगर ब्याज 1200 होगा तो 2 साल में राशि कितना था 4000। तो राशि यहाँ से कितना पता चलता, मूलधन कितना था 2800 था। यही तो सवाल था, आ रहा समझ में। तो अब हमारा से यहाँ से क्या हो जाता, काट देंगे। अच्छा साल कितना था, 2 साल का निकाल रहे हैं, 2 जीरो 2 जीरो, 50, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 150/7। ऑप्शन नंबर 1 150/7, 21×7 147 और 3 150। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से एक चलता है ए, तथा यात्रा आरंभ करके 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 घंटा से उसके पीछे निकलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको बताते हैं। देखिए ए 8 का स्पीड से चला, ठीक है, पहले चला है ए, कौन चला है ए, कितना का स्पीड से चला है 8 का स्पीड से, 8 का स्पीड से। ए को कोई रोक टोक नहीं है, ए यात्रा आरंभ करने से 8 घंटा के पश्चात, ए 8 घंटा तक चल रहा है, ठीक है। तो ए 8 का स्पीड से 8 चला तो कितना दूरी चला गया होगा 64 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस चल गया होगा 64 किलोमीटर। इतना दूर समझ में आया, ठीक है। आगे का कहानी, उसके बाद बी अपनी यात्रा साइकिल शुरू करता है साइकिल से और 24 का स्पीड से चलता है। बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा ए 64 किलोमीटर चल गया, अब यही 64 किलोमीटर का फासला को तय करना है बी को, तभी ना उसको पकड़ना है 64 किलोमीटर। ए भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, बी भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका, इसका कितना है 24 और उसका कितना है 8। इतना दूर समझ में आ रहा है। तो 24 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64। इतना दूर समझ में आ गया, ठीक है। 4 घंटा में पकड़ेगा, कितना घंटा में पकड़ेगा 4 घंटा में, ठीक है, 4 घंटा में पकड़ेगा। एक ठो बात समझ गए। अब कह रहा है तो आरम बी ए को पकड़ेगा, दूरी बताना है किलोमीटर, कितना दूर में पकड़ेगा। अरे तो भैया बी का स्पीड है 24 और कितना घंटा लगेगा उसको पकड़ने में 4 घंटा, तो दूरी क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से हम इसको बना सकते थे। देखिए अगला, x² + 1/x, तो x² / x लिखिए एक बार, अब प्लस अलग अलग कर दीजिए इसको। कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का लसा x आ जाएगा और ऊपर वाला जुट जाएगा, एक ही बात है। 4 पूर्णांक 1/4 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है एकदम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में, आ गया। तो यहाँ से अगर देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ पे बच जाएगा 1/4, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 4 + 1/4। इतना दूर समझ में आ गया। यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि x का वैल्यू हम अगर ले लेंगे 4, तो 1/x का वैल्यू कितना ले लेंगे, यहाँ साइड में लिखते हैं, थोड़ा जगह बचा लेते हैं, कॉमा 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि x का वैल्यू 4 है तो उल्टा उसका वही ना होता है, ठीक है। कह रहा है x³ + 1/x³। अरे कितना बार बता चुके हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको सिखा चुके हैं। अगर आप क्लास में रेगुलर है तो आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो x³ + 1/x³, जब भी x + 1/x दिया रहा है और x³ + 1/x³ का मान पूछता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला सिखा चुके हैं,
इसका एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, एम क्यूब माइनस 3m होता है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ए बी कट जाएगा क्योंकि x प्लस 1/x, x नीचे ऊपर कट जाता है और a b बचता है, तो फिर a प्लस बी बचता है, तो m उसका जगह पे, तो फार्मूला बन जाता है एम क्यूब माइनस 3m। सिंपल सा तो बात है, तो बस कर दीजिए, सवाल रख दीजिए। एम क्यू करना है, एम क्यू, तो m का क्यूब कितना है 64, यानी 4 का क्यूब करेंगे पहले, माइनस कितना है आपका, चाहे उतना नहीं करने जाते हैं, उतना नहीं करने जाते हैं, क्या करते हैं देखिए, सिंपल सा क्या करते हैं, अरे जब दे ही दिया है सबका मान तो आगे क्या और करना है हमको, कुछ नहीं करना है, जब दे ही दिया है तो x का x क्यूब करेंगे, तो x का जगह में कितना है 4, तो कर दीजिए 4 का क्यूब, अब प्लस 1/4 का होल क्यूब, दे ही दिया था मान, तो 4 का क्यूब हो गया 64, और प्लस 1/64, 64 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 4096, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4097 बटा कितना 64। ऑप्शन नंबर 4। अगला, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला बताइए, याद है? विकर्णों की संख्या, अगर आप रेगुलर पॉलीगन नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको रेगुलर पॉलीगन का वीडियो मिल जाएगा, सारा कंसेप्ट आपका टॉपिक वाइज करवा दिए, टाइप वाइज करवा दिए, क्लियर हो जाएगा। विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये सब चीज़ें ना सीखते जाइए धीरे धीरे, एक चीज़ कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए, देखिएगा आपको एग्जाम में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। आता है सवाल, हमेशा आता है, n इंटू एन माइनस 3/2, तो n मतलब भुजाओं की संख्या, लिख देते हैं n बराबर यहाँ क्या होता है, भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा दी गई है, भुजाओं की संख्या, n किसको कह रहे हैं हम, भुजाओं की संख्या को, तो रख देते हैं यहाँ पे n 8 है, कितने भुज है, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब कितने भुजे हैं, 8 भुज, ठीक है, 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौके 8, 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 3। अगला, यदि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, तो 2πRh यही सवाल में दिया गया है कि 2πRh बराबर है किसके, 1386 के बराबर, देख लीजिए, सिंपल सा तो बात कहा था। तो यहाँ से क्या हमको क्या क्या दिया आप देख लेते हैं, वहाँ पे मान रखते हैं, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, और क्या क्या दिया हमको, इसकी ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ रख देते हैं 2 इंटू पाई, पाई का मान कह दिया है कितना ले लेना 22/7 लेना है, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे हम, त्रिज्या ही तो मांगा था 21 बराबर 1386। अब बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दीजिए, काट लीजिए, हो जाएगा आंसर। ग्यारह दूना 22, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 छक्के 26, 21 से काटेंगे 6 बार में, और कटेगा 2 से काटेंगे 3 बार में, तो हो जा रहा है आर का वैल्यू आ जा रहा है 7×21 हो जाएगा, 21 बटा कितना हो जा रहा है 2, नीचे 2 बच रहा है, 10.5 कितना हो जाएगा 10.5, 21/2 का कितना हो जाएगा 10.5, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर का वैल्यू कितना आ गया 10.5। समझ में आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम आराम से इसको समझिएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है तालिका दिया गया है,
आय दिया गया, इनकम दिया गया और व्यक्तियों की संख्या दिया गया। कह रहा 200 रुपये से कम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का 300 रुपये या 300 से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो एक बात ध्यान से समझिए, टेबल में 200 से कम कितना पा रहा है 12, लेकिन 250 से कम कितना पा रहा है 26। 200 से कम पाने वाला व्यक्ति है 12 और 250 से कम पाने वाला व्यक्ति है 26। तो यहाँ 200 से भी कम तो था, तो एक काम करेंगे पहले 200 से 250, क्या चीज़ 200 से 250, ये जो था ये 200 से कम है लेकिन ये 250 से कम है, तो 200 और 250 का बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो 26 में 12 घटाइए, कितना आ जाएगा 14। ध्यान से समझते जाइए, 250 से कम 300 से कम, तो 250 से कम और 300 से कम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो अब कितना था देखिए ध्यान से, 26 था वहाँ और यहाँ कितना है 34, तो बड़ा से छोटा घटाइए, 34 में 26, तो यहाँ कितने जन हो जाएंगे 8 जन। समझते जाइए। फिर यहाँ देखिए 300 से 350 के बीच कितने हैं, तो कहिएगा उसी तरह से कर दीजिए भैया कि 40 में 34 घटाइए तो कितना आ जाएगा 6। फिर कहिए 350 से 400, 40 से 50 है तो 50 में 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए कह रहा था तो 200 से कम कमाने वाले व्यक्ति, तो 200 से कम कितना जन कमा रहा है, ऊपर में देख लीजिए चार्ट में कितना है 12 जन। कह रहा है 300 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले 300, अरे यहाँ देखिए 300 से 350 से कम कमाने वाले थे 6, लेकिन 350 से 400 कमाने वाले, 350 से कम और 400 से कम, इन दोनों का बीच का कितना जन है 17। तो यहाँ से कह सकते हैं 300 या 300 से अधिक, 300 या 300 से क्या होगा अधिक। तो यहाँ कितने जन हो जाएंगे 16 जन हो जाएंगे, कितने जन 16 जन। तो इन दोनों का अनुपात बोला है, तो 12:16, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है x + y = 3, 1/x + 1/y = -3/10, तो x² + 1/x²। देखिए आपका क्या क्या दिया वो उस पर नज़र करिए, x + 1/x + y = -3/10। इन दोनों का एलसीएम लीजिए ना, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा xy, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + y बराबर -3/10। एक्स वाई का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3, कितना दिया हुआ है 3, तो रख देते 3/xy बराबर -3/10। कितना हो जाएगा -3/10। कटता है तो काट देते हैं, अब 3 क्या हो गया कट गया, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स वाई का वैल्यू आ गया -10। ठीक है, अच्छा कह रहा है x² + y², तो x² + y², तो याद ही है आपको इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। वैसे भी कर सकते थे m² - 2, कोई बात नहीं, x² - 2xy, x + y का होल स्क्वायर -2xy। तो यहाँ रख दीजिए x + y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है 2 × इसका मान कितना है -10 इंटू है, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 10 दूना 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना एक, देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए, आराम से करिए इसको, बढ़िया से करते हैं इसको। देखिए कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात,
तो मान लेते हैं इसको हम सिंपल सा अप्रोच बताए हैं। हर क्वेश्चन ऐसे लगा लीजिए ना, देखिए कितना आसानी से आप कर सकेगा। 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख दिए हैं हम 4 वर्ष पूर्व। अब बनाते हैं सवाल। ए बी के आयु अनुपात मान लेते हैं 4x था। ए कितना था 4x और बी कितना था 5x। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद लीजिए, ये रहा 4x, 8 वर्ष बाद इतना हो जाएगा इसका। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 8 वर्ष बाद बोला है तो 4 साल पहले का बात था, तो 4 साल पहले उसका आयु 4x था, तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 4x + 4 वर्तमान में, और इसमें भी कितना जोड़ देंगे फिर 8 जोड़ देंगे, क्योंकि अब से 8 वर्ष बाद। आया समझ में? 4 और 8 कहाँ से आया? क्योंकि ये जो डाटा दिया गया था 4 वर्ष का पहले का डाटा है, तो 4 वर्ष बाद अगर आप आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, अब वर्तमान के बाद भी कितना साल है 8 साल। अब आ रहे हैं, समझ में आ गया। 5x, ये भी 4 वर्ष पहले का डाटा था तो अभी 4 लिखेंगे, और फिर इसका भी कितना साल 8 साल बाद, और यही अनुपात कितना 11/13 के। आ रहा समझ में ना? आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। 4 8 12 हो जाएगा, 13 चौके 52x हो जाएगा, और 4 8 12, 12 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 156, 11 5 55x हो जाएगा, और 11 12 कितना हो जाएगा 132। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 8 24, x आ गया 8। कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताइए। तो यह देखिए, ये लड़का को देखिए, यहाँ पे 4x है तो ये कितना हो जाएगा 32, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 8 होगा ना, और 5x है तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। लेकिन ये कब का डाटा है 4 साल पहले का, तो 4 साल इसमें जोड़ देंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और 44 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1। आ गया ना समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला कह रहा है किसी त्रिभुज, हम आपको बात ये वाला बताए हैं कि देखिए सबसे बड़का को साइड कर दीजिए और दोनों को जोड़िए तो 5 है। अब यहाँ क्या ऐसा रखेंगे कि लोग 9 से बड़ा हो जाए, प्लस x के जगह में यहाँ क्या रख देंगे, तो कहिए कि भैया यहाँ पे 4 रखिएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि 5 4 9 होगा, बड़ा तो नहीं होगा, 9 से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। तब 5 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 बड़ा होगा 9 से, तभी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या हो जाएगा संभव, त्रिभुज बनाना संभव। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार बता देते हैं। अगर किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा को पहले साइड कर देते हैं और बचा 2 छोटा छोटा भुजा जोड़ने से तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगी, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। अगर सबसे बड़ी भुजा से कोई त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा से अन्य 2 छोटी छोटी जो भुजा, उन दोनों का योग उससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तो त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे रख देते 5 जोड़ 2 तो कितना होता 7, क्या 7 9 से बड़ा होता? नहीं होता। अगर रख देते नहीं होता, नहीं ना होता। 5 जोड़ 3 रख देते कितना होता 8, क्या 9 से बड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। 5 जोड़ 4 रख देते, क्या 9 से बड़ा हो पाता? नहीं हो पाता, बराबर हो जाता, तो ये भी नहीं होता। तो 5 + 5 होगा। आगे समझ में? सिंपल सा फंडा है। 5 + 5, x का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, x का न्यूनतम मान 5। अगला ये आया एक बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है कि 100 पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये देखिए एक पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको डायग्राम हम बना दिए, काम आने वाला है, ध्यान से समझिए। एक पतंग, इसकी ऊंचाई है 123 मीटर। कितनी ऊंचाई है 123।
डिग्री कितना है, 60 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ये तो हम लोग जानते ही है 90 है, तो बचा हुआ वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। 123 मीटर का ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, धरातल से 60 डिग्री कम। धागा का लंबाई, धागा का लंबाई यही तो है धागा, ये ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें धागा का लंबाई बताना है। ये है आपका धागा, ये ए सी क्या है आपका धागा, ए सी क्या है धागा, तो इसका मान बताना है। तो देखिए क्या करना है, अगर एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए। हम रेशियो पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, हम रेशियो पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो। इसका 30 का सामने वाला भुजा 1, 60 का सामने वाला भुजा √3 और 90 का सामने वाला भुजा 2। अब ध्यान से आप देखिए, 60 के सामने वाली भुजा कितना है h, मतलब 123, तो 60 के सामने कितना 123, यानी √3 का मान कितना दिया हुआ 123। तो हमको किसका मान निकालना, धागा का, यानी रेशियो में देखा जाए, रेशियो में बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा √3। 30 का सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से √3 का वैल्यू 123 आया, तो हमको 2 का मान निकालना है, 2 का। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 123 बटा √2 इंटू 2। अब √3 को नॉर्मलाइज, इसका ये कर देंगे हम लोग, परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन, तो बटा 3। इतना दूर का कहानी आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 123 √3 से ये वाला काट देंगे, क्योंकि 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, अरे हाँ या ना, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 दूना 82 √3, कितना हो गया 82 √3, 82 √3। और पीछे क्या बचा देख लेते हैं, नीचे कुछ नहीं बचा, 42 √3, कितना बचा 42 √3। और √3 का वैल्यू कितना आता है, √3 का फ्रैक्शन, मतलब √3 का पॉइंट में डेसिमल में कितना आता है 1.732 लगभग। ठीक है, 1.732, तो 1.732, तो बस 82 इंटू 1.732 गुना कर लेंगे, तो 1.732, उसको हटाइए ना, पॉइंट हटाइए, 82 से गुना करना, 32 दूना 64, 17 दूना 34, 2 अठे 16, 3 अठे 24 और 1 25, 17 अठे हो गया आपका 136 और 2 138। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 6 6 12, 6 5 11 और 1 12। देखते हैं है क्या, यूनिट डिजिट 4 नहीं, इसका तो लगभग मान बताना है। 6 6 12, 4 5 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 4 6 6 12, 5 4 9 और 1 10, हाथ में 1 3 8 11 और 1 12। ठीक है, और 13 और 1 14, 142 आ गया। कितना आ गया 142। पॉइंट छोड़ दीजिए ना, पॉइंट का टेंशन नहीं लेना है। तो कितना आ गया 142। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, लगभग कितना आ रहा है 142 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला AQ -5 प्लस 28A बटा 128 बटा 16A का मान बताना। A बराबर दे दिया गया है 2। तो रखिए AQ यानी 2 का क्यूब -5 प्लस 128 बटा 16 इंटू A का मान कितना है 2। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 -5 प्लस, यहाँ से काटते हैं, 8 दूना 16 कटेगा, 8 से ये वाला नहीं, 4 ही से काटते हैं इसको, 2 छक्के 12, 2 से 64, 8 से भी कटिए जाता, 8 कम 8, 8 छक्के 48। ठीक है, कोई बात नहीं, 16 चौके 64। तो यहाँ से आ गया +4। तो 8 में 5 घटेगा 3 हो जाएगा, और 3 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 7। लास्ट क्वेश्चन,
बटा कॉट लिखा हुआ है, 1 बटा कॉट स्क्वायर 63 डिग्री। क्या हम इसको अभी पलट करके लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 63 डिग्री? कोई प्रॉब्लम होगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, और टेन स्क्वायर 63 में जो मान होगा 63 डिग्री का, टेन स्क्वायर 63 का जो मान होगा वही तो मान होगा कॉट स्क्वायर 27 का। इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉट स्क्वायर, ठीक है। आगे का कहानी बताइए। उसी तरह इसका कहानी करेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर 63, 1 बटा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा कोसेक 63 के। उल्टा होता है ना भैया जी, उल्टा होता है। और कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री होता है, तो ये किसके बराबर होता है? तो कहिएगा सेक 27 डिग्री, क्योंकि कोसेक सेक उल्टे होते हैं, 27 डिग्री के बराबर, ठीक है। इतना दूर का कहानी अगर समझ में आ गया होगा तब हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब लिखिए, अब सवाल लिखिए, 1 प्लस 1 बटा कोट 63, 1 बटा कोट 63 का मान कितना हम लोग निकाल दिए हैं? कोट 27, माइनस सेक स्क्वायर 27, प्लस इसका भी हम लोग कहानी कर दिए हैं, प्लस इसका हम लोग मान कितना निकाल दिया? सेक स्क्वायर 27, कितना निकाल दिए हैं? सेक स्क्वायर 27, माइनस क्या बचेगा? कोसेक 27, क्या बचा है? कोसेक 27, कोसेक थोड़ा पीछे करके लिखना चाहिए था, तो इसका क्या था? प्लस सेक स्क्वायर 27 माइनस कोसेक स्क्वायर 27। अब करिए, अब कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस कुछ कट रहा है क्या? प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया, ये माइनस था ये प्लस था, कट गया। तो यहाँ से बचा कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, सीधा करके लिखते हैं, इसको सीधा कर देते तुरंत, ये कटा था, माइनस कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 27 डिग्री, हम इसको सीधा कर दिए हैं। इतना दूर समझ में आया? अब यहाँ से माइनस यदि कॉमन निकालेंगे, माइनस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तभी तो एक फार्मूला बनेगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1, तो 1 घटाओ 1, इसका बराबर कितना आ जाएगा? 0। अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आपको यह पूरा तरीका से समझ में आया होगा। तो अगर बेसिक फार्मूला भी पढ़े थे तो ये बेसिक इक्वेशन था, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं था। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगता होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। रोज़ शाम 5:30 बजे से आपका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।